ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज फिर से आपके सामने हाजिर एक नए लेक्चर के साथ में। आज का जो लेक्चर है बेटा वो है विद्युत क्षेत्र के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें से आपके लैब असिस्टेंट के अंदर इस वाले टॉपिक के अंदर से आपका एक क्वेश्चन आना फिक्स है और इस साल भी पूछा जाएगा। और प्रीवियस 2 साल का आप पेपर उठा करके देखोगे तो उसके अंदर भी आपको इस टॉपिक में से आपको कोई ना कोई एक सवाल जरूर मिलेगा। ठीक है बच्चा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो मैं मंगल सुधार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आदाब करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से अच्छे से चैनल मेंटोर मंगल पे। तो आज का बच्चा लोग जो हमारा वीडियो है वो है विद्युत क्षेत्र के ऊपर है। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इससे पहले हमने गुलाम के नियम के ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। और आपको यदि वो वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसके लिंक दे रखिए, वहाँ से जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का बेटा जो विद्युत क्षेत्र है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो विद्युत क्षेत्र होता क्या है? देखिए, विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि जैसे जिस प्रकार से गुरुत्वीय पृथ्वी होता है, पृथ्वी के चारों ओर एक गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। उस गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर यदि आप किसी भी वस्तु को रखते हो तो पृथ्वी क्या करती है, उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है ना? जैसे कोई भी वस्तु आप जैसे फ्री छोड़ते हो यहाँ से, वो नीचे की तरफ जाती है। क्यों जाती है भाई नीचे? क्योंकि वहां पर पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र मौजूद है और यही पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र है उसको अपनी ओर खींच रहा है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, आवेश के चारों ओर भी एक क्षेत्र बनता है। वो धनावेश होगा तो उसके चारों ओर भी एक एरिया बनेगा, ऋणावेश होगा तो उसके चारों ओर भी एक एरिया बनेगा। और उसी क्षेत्र को बोला जाता है विद्युत क्षेत्र बोला जाता है। तो कहने का मतलब सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी भी आवेश को आप रखते हो, धन आवेश को रखेंगे, ठीक है ना, तो धनावेश या तो वो आकर्षित होगा। अब यहाँ पे दोनों टाइप की कंडीशन होगी। जैसे आपके पास में प्लस आवेश है, ये जैसे आपके पास में प्लस आवेश है और यहाँ पर आपने किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को रख दिया, तो ये क्या करेगा, धनावेश इस धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा। यानी कि इस आवेश का यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र मौजूद है और वो विद्युत क्षेत्र अब आंखों से दिखेगा नहीं। कोई बोलेगा सर बताओ मेरे को आंखों से कि कहाँ है सर, विद्युत क्षेत्र दिख ही नहीं रहा है। अरे भाई साहब, वो विद्युत क्षेत्र आंखों से नहीं दिखेगा, वो सिर्फ अपन फील कर सकते हैं कि हाँ वहां पर एक विद्युत क्षेत्र होगा। अब बात आती है सर फील कैसे करें? फील करने का तरीका है, आप वहां पे किसी आवेश को छोड़ दो, धनावेश को। धनावेश यदि गति करने लग रहा है, इसका मतलब वहां पे उस आवेश का कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र मौजूद है जो इसको गति करवा रहा है। क्लियर है ना? सिंपल सा तरीका है। देखिए जैसे ये धनावेश है तो इस धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ऐसे दूर धकेलेगा। इसका मतलब यहां पर इस धनावेश का विद्युत क्षेत्र है जो इसको दूर धकेलने का काम कर रहा है। क्लियर है? ये का ये यदि यहाँ पे ऋणावेश होता, यदि माइनस Q आवेश होता तो वो क्या करता, अपनी ओर आकर्षित करता। इसका मतलब ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र यहाँ पर मौजूद है जिसको अपनी ओर खींच रहा है। क्लियर है ना? यानी कि धनावेश या फिर ऋणावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी भी अन्य धन आवेश को आप रखते हो तो उसके ऊपर या तो आकर्षण बल लगेगा या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा और उसी को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। फिर आता है एक टर्म्स आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। जनरली उसको विद्युत क्षेत्र भी बोल देते हैं, कहीं कहीं भी आपको लिखा हुआ होगा कि विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, मतलब वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने का पूछ रहा है। या फिर पूछा जा सकता है कि विद्युत फ्लक्स घनत्व ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब भी यही होता है। विद्युत फ्लक्स घनत्व बोले, विद्युत क्षेत्र बोले या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। आप इसको दिमाग में ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो अब हमारे पास में कोई ना कोई एक ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिससे कि हम, ये तो ठीक है कि सर हम फील भी कर पा रहे हैं कि हाँ यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, कमान उसकी वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू हमारे को फाइंड करनी पड़ेगी। वो कैसे फाइंड करते हैं उसको मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से फाइंड करते हैं। देखिए यहां पर मैं कह रहा हूं कि दो अलग अलग पॉइंट है आपके पास में। एक पॉइंट यहां पर दे दिया मैंने आपको A और एक पॉइंट मैंने आपको दे दिया यहां पर B। क्लियर है? मैं यहां पर भी मेरे को फील करना है कि यहां पे विद्युत क्षेत्र है या नहीं है, तो मैं यहां पर भी आवेश को रखूंगा। मैंने यहां पे Q0 आवेश को रख दिया और यहां पर भी मैंने Q0 आवेश को रख दिया। क्लियर है? समझ पा रहे हो ना? ठीक है। तो यहां पे देखो, ये धनावेश क्या करेगा, यहां पर भी इसको प्रतिकर्षित करेगा और यहां पर भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। अब ये बताना है आपको लाला कि सबसे ज्यादा प्रतिकर्षित कहां पे करेगा, ये आप बताओ आप। ठीक है, थोड़ी देर सोच के बताओ इसका आंसर क्या होगा। अरे सीधी सी बात है कि A पर जब रखेंगे तो ये इसके नजदीक है तो इसको ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा और यहां पर है वो थोड़ा सा कम प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो विद्युत क्षेत्र है, यहां पर भी विद्युत क्षेत्र जो उसको प्रतिकर्षित कर रहा है, यहां पर भी विद्युत क्षेत्र जो उसको प्रतिकर्षित कर रहा है, लेकिन दोनों ही स्थानों पर जो विद्युत क्षेत्र प्रतिकर्षित कर रहा है उसकी जो पावर है वो अलग अलग है।
पावर सेम नहीं है। इसी को बोला जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? यानी कि यहां पर विद्युत क्षेत्र की पावर यानी कि उसकी स्ट्रेंथ इंटेंसिटी वो ज्यादा है और यहां पर विद्युत क्षेत्र की जो पावर है इंटेंसिटी वो कम है बच्चा। क्लियर है? तो ये यहां से आप फर्क समझ सकते हो। ठीक है, ये भी हमने सीख लिया सर कि यहाँ पर ज्यादा है यहाँ पर कम है। मेरे को एक ऐसा फॉर्मूला बताओ, कमॉन सर एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिससे मैं चुटकियों में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकता हूं। तो बच्चा मेरे साथ बने रहना, अभी मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताता हूं, वहां से आप इसका आंसर भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो सीधा सा मतलब है कि देखो अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे इसको हमारे को समझना है। मैं क्या करूंगा, एक धनावेश लेके आऊंगा, यहाँ पे ला करके रख दूंगा। जैसे मेरे को यहाँ का चेक करना है, यहाँ पे ला करके रख दूंगा, यहाँ पर चेक करना है, यहाँ पे ला करके रख दूंगा। क्लियर है? अब जैसे मैं यहाँ पे ला के रखूंगा, इसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, एक बल लगेगा। उस बल को आप ज्ञात कर लो। उस बल को मैं ज्ञात करता हूँ। ठीक है, वो बल मेरे पास में आ गया एफ। क्या आ गया भाई? एफ आ गया। तो ये तो भाई साहब पूरे आवेश पे लगने वाला बल है। जो एकांक धन परीक्षण आवेश होता है उसके ऊपर जो बल निकालो आप, एकांक धन परीक्षण के आवेश के ऊपर, जैसे आप 5 कूलम का आवेश लेके आए और इसके ऊपर बल लग रहा है 50 न्यूटन, तो 1 कूलम पे कितना लगेगा? 10 न्यूटन का। वही क्या है, उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वही उस पॉइंट की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो सीधा सा मतलब है कि Q आवेश पर लगने वाला बल, सॉरी Q नॉट आवेश पर लगने वाला बल कितना है? F है। अरे वही छोटी क्लास में आपने सवाल किया होगा ना, 5 पेन का मूल्य 10 रुपया है। 5 पेन का मूल्य कितना है बच्चा? 10 रुपया है। 5 पेन का मूल्य 10 रुपया है। कितना है भाई बच्चा? ये तो गली गली में बच्चा कर रहा है इसको, 10 रुपया है। तो एक पेन का मूल्य कितना होगा बच्चा? बोल, अरे बोल ना, हाँ या ना बोल। एक पेन का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा? 10/5। आंसर आ जाएगा 2 रुपया। अरे कैसे फाइंड किया? हलवा टाइप का सवाल। देखो आपने क्या किया, 5 को इसके अंदर डिवाइड कर दिया, 10/5 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 2 रुपया। इसी तरीके से फाइंड करते हैं हम। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से फाइंड करना है। कम ऑन, देखिए बच्चा यहाँ पर क्या है, मैंने बोला कि Q नॉट आवेश पर लगने वाला बल, Q नॉट आवेश पर लगने वाला बल F है। तो एक आवेश पर कितना लगेगा? F का इसमें भाग देना पड़ेगा, यानी कि F का इसके अंदर Q नॉट का भाग देना पड़ेगा और इसी को बोला जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर फॉर्मूला बन जाएगा F1 में Q नॉट। सिंपल सा तरीका, वहां पर किसी आवेश को, कोई भी आवेश रखो, जैसे Q नॉट रखा तो Q नॉट रख दो, कितना बल लग रहा है उसके ऊपर वो ज्ञात कर लो। बल कितना लग रहा है? F, उसके अंदर Q नॉट का भाग दे दो, F/Q नॉट, ये क्या आ जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाएगी उस पॉइंट की। क्लियर है? सिंपल फॉर्मूला। अब यहां से हम बात करते हैं इसकी, ये कैसी राशि है? सदिश राशि है कि अदिश राशि है? यहां से हम पूछी जाती है कि यह एक सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, ये आपको बताना है यहां से। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो भी एक सदिश राशि है। वो धन आवेश को जिस दिशा में गति करवाएगा वही उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ये फिक्स है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर धन परीक्षण आवेश पे बल कैसे लगेगा? इधर लगेगा ना, इसका मतलब यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा ये है। क्लियर है? इसी प्रकार यदि बल अंदर की तरफ लग रहा होता तो मैं बोलता कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वो अंदर की तरफ, उसको अंदर की तरफ खींच रहा है। क्लियर है? ये सारे नियम धनावेश के लिए लागू होते हैं, इसलिए धनावेश को जरूर ध्यान में रखोगे। धनावेश पर जो बल लगता है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होती है, ये आप पॉइंट दिमाग में ध्यान रखना। अब ऋणावेश की बात नहीं करेंगे। यदि मैं बोलोगे ऋणावेश यहाँ पे रख दिया, उसके बल लग रहा है अंदर की तरफ, तो विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ है, नहीं। जितने भी नियम बना रखे हैं वो धनावेश को लेकर के बना रखे हैं, ये बात भी आप दिमाग में ध्यान में रखोगे। तो फॉर्मूला आ गया मेरे पास में, E बराबर F1 में Q नॉट। मात्रक की बात करें, मात्रक क्या है इसका? ऊपर क्या है? बल। बल को किसमें मापेंगे? न्यूटन में। इसको किसमें मापेंगे? कूलाम में, न्यूटन पर कूलाम। एक आगे भी हम मात्रक पढ़ेंगे वोल्ट पर मीटर, अभी मैं बताऊंगा, विद्युत विभवांतर पढ़ाऊंगा तब ये चीज आपको समझ में आ जाएगा वोल्ट पर मीटर कहाँ से निकल के आता है। हाँ, सदिश राशि है। कैसी राशि है ये? सदिश राशि है जिसकी दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुदिश होती है। विमा की बात करें तो ये तो गली गली में बच्चा कर रहा है, ठीक है ना, ये तो गली गली में बच्चा कर रहा है। कैसे कर रहा है? देखो M1 L1 T-2, ऊपर क्या है? बल की विमा लिखो, नीचे क्या है? आवेश। आवेश की विमा क्या होती है? A1 T1 होती है। इसको सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा आंसर? M1 L1 T-3 और A-1, ये विमा आ जाएगी यहाँ से। सिंपल, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे बच्चा, वो देखने वाले हैं कि एक बिंदु आवेश दे रखा है आपको Q, ठीक है, बिंदु आवेश दे रखा है Q और उसकी वजह से निकालना है R दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो यहाँ पर आपको दे रखा है एक बिंदु आवेश है Q और इसकी वजह से आपको बोला गया है कि R दूरी पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। ये कोई पॉइंट आपको P दे रखा है, यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है तो वहां पर आप एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट को रख दो। धन परीक्षण आवेश Q नॉट को रखने पर उसके ऊपर जो बल निकल के आएगा वो बल ज्ञात कर लो।
मान लेते हैं कि बल क्या है, F है। क्या है, F है। अब मैंने क्या बोला है कि वो तो उस पूरे आवेश पे लगने वाला कुल बल है, कूलाम बल है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है कि एकांक धनपरीक्षण आवेश पे कितना लगेगा, तो Q नॉट का भाग दे दो उसके अंदर, क्योंकि ये जो पूरा फोर्स आ रहा है वो Q नॉट के ऊपर आ रहा है, तो एकांक पर निकालने के लिए Q नॉट का भाग देना पड़ेगा, और उसी को बोला जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E से व्यक्त करते हैं, E बराबर है अपॉन Q नॉट। अब हमें पता है कि जब यहाँ पर मैं Q नॉट आवेश को रखूंगा तो इसकी वजह से इसके ऊपर जो बल लगेगा वो कूलाम बल लगेगा। फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे काम में लेना है, तो यहाँ पर वो फॉर्मूला काम में लेंगे तो यहाँ से लिखेंगे K आवेश Q, Q1 की जगह क्या है, Q है, Q2 की जगह क्या है, Q नॉट है, अपॉन में दूरी कितनी है दोनों के बीच की, R है, तो R स्क्वायर लिखेंगे, अपॉन में ये बल मैंने यहाँ पे रख दिया, Q नॉट का भाग दे दिया, Q नॉट से Q नॉट बच्चा कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा KQ अपॉन में R स्क्वायर। और यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी बिंदु आवेश की वजह से। सिंपल है, ठीक है ना। K आपको पता है कांस्टेंट होता है 9 × 10⁹। Q क्या होता है, आवेश। जिस भी आवेश की वजह से आपसे पूछा गया है तो वो आवेश यहाँ पे रख दो, और कितनी दूरी पर पूछा गया वो फॉर्मूला यहाँ पे रख दो। ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, आप सीधा फॉर्मूला दिमाग में रखोगे, क्योंकि फॉर्मूले बेस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो यहां पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि कैसे यहां पर सवाल बन सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहां पे डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले आप दिमाग के अंदर ध्यान में रखोगे। E बराबर होता है F अपॉन में Q नॉट, और E बराबर होता है KQ अपॉन में R स्क्वायर। यहां से सवाल कैसा बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और यहां से सवाल कैसा बनता है वो भी मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, ठीक है। अब यहां से सवाल कैसा बन सकता है, देखना, आप सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। कि मैंने किसी 5 कूलाम के आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया, और वहां पर उसके ऊपर जब मैंने देखा तो जो बल निकल के आ रहा है वो बल निकल के आ रहा है 10 न्यूटन। तो बताओ उस पॉइंट की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब ये तो हलवा टाइप का सवाल है, एकदम लल्लू टाइप का सवाल है। देखो E = F अपॉन में Q नॉट, E = F अपॉन में Q नॉट फॉर्मूला आपको काम में लेना। F मैंने दे रखा है 10 न्यूटन और Q मैंने दे रखा था आपको 5 कूलाम, तो यहाँ से 10/5 लिखोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पॉइंट पे निकल के आ जाएगी 2 न्यूटन पर कूलाम। ये होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिंपल, क्लियर है। इसी प्रकार से एक सवाल ये भी बन सकता है कि आपको अब की बार ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए और ये पूछ लिया जाए, वो भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, लिखोगे F बराबर Q नॉट इंटू E, फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे मैंने बोला कि किसी स्थान की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 है और वहां पर किसी आवेश को आपने 5 कूलाम के आवेश को रख दिया, बताओ वहां पर फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर। अरे ये दे दिया 2, ये दे दिया 5, तो F कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन आ जाएगा। बस 2 टाइप के सवाल बनते हैं, इसके अलावा कोई सवाल नहीं बन सकता, क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, इसके ऊपर कैसा सवाल बन सकता है, जैसे आपको यहां पर एक आवेश दे दिया, 1 कूलाम का आवेश है, बताओ 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो सिंपल, यहाँ पे रख दो Q का मान 1 कूलाम, दूरी कितनी दे रखी है, यहाँ से 1 मीटर दे रखी है, तो 1 मीटर का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर भी कितना, 1 से 1 कैंसिल हो गया, E बराबर क्या आएगा, K, और K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹, तो आंसर आ जाएगा E = 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलाम। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाएगी। इस तरीके से आपको फाइंड करनी है, क्लियर है। हो सकता है आपको किसी स्थान पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दी जाए और आपको दूरी दे दी कि किसी Q आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र इतना है, बताओ उस आवेश का मान कितना होगा, तो आपको Q निकालना पड़ेगा। ये दे देगा, ये दे देगा, ये आपको पता है, तो Q आपको निकालना पड़ेगा। बस यहाँ पर भी 2 टाइप के सवाल बनते हैं, कोई यहाँ पे सवाल नहीं बनता है। अगला हम देखेंगे कि यहाँ पर ग्राफ कैसा बनेगा। यदि मैं बिंदु आवेश की वजह से R दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है उसका ग्राफ कैसा निकल के आएगा, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहले देखो, किसी भी 2 राशियों के बीच में आपको ग्राफ बनाना है, तो 2 राशियों के बीच में ग्राफ बनाने के लिए आपको उन दोनों राशियों के बीच में संबंध क्या है, फलन क्या है, उन दोनों के बीच में फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मेरे को फॉर्मूला पता है, E बराबर KQ/R² होता है, तो यहां से मैं फॉर्मूला ये अप्लाई करूंगा, तो यहां पे लिख दूंगा मैं E और यहां पे मैं लिख दूंगा R। अरे भाई ये कैसा रिश्ता है भाई, E ये क्या होगा, K क्या है, कांस्टेंट, Q भी क्या है, कांस्टेंट, तो E समानुपाती, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, E समानुपाती 1/R² करके, ऑब्वियसली सर लिख सकते हो, E समानुपाती 1/R²। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं। उल्टा रिश्ता क्या कहलाता है भाई, अरे उल्टा रिश्ता क्या कहलाता है भाई, बोल।
बोल, उल्टा रिश्ता क्या कहलाता है? ई समानुपाती 1/r²। जो उल्टा रिश्ता होता है इसको बोला जाता है व्युत्क्रमानुपाती संबंध। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती संबंध बोलते हैं। और व्युत्क्रमानुपाती संबंध का जो ग्राफ बनता है वो बनता है इस तरीके से, घटता हुआ ग्राफ बनेगा, हाइपरबोला ग्राफ बनेगा, ये वाला। क्लियर है? ये ग्राफ आ जाएगा। हाँ, ये पूछा जा सकता था कि ये पूरी वैल्यू के साथ में इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ई और ये पूरा का पूरा यहां पर दे दिया होता 1/r², तो ग्राफ कैसा बनता है? ऐसे पूछ लिया होता कि यहां पर आपको ई दे रखा है, क्या दे रखा है? ई, और यहां पे बोला हो गया कि 1/r² के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखिए 1/r² के साथ में ई क्या है? अरे सीधा सीधा है। क्या है? सीधा सीधा रिश्ता है। कैसा रिश्ता है भाई? उल्टा नहीं है। ई और आर के बीच में तो उल्टा है, लेकिन ये बोल रहा है कि 1/r² के साथ में, यानी कि पूरी वैल्यू के साथ में ये क्या है? समानुपाती है। और जब समानुपाती होता है तो बच्चा इसका जो ग्राफ बनता है वो एक सरल रेखा बनेगा और कहां से पास होगा? मूल बिंदु से पास होगा। कहां से पास होगा भाई? मूल बिंदु से। ये हो गया ग्राफ। तो दोनों ग्राफ आप ध्यान में रखोगे। क्लियर है? तो ये ग्राफ आ गया ई समानुपाती, मतलब ई और आर के बीच का, और ये ग्राफ आ गया ई और 1/r² के बीच का। तो इस तरीके से हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। अब विद्युत क्षेत्र ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि इसके अलावा हमारे को यहाँ पे जो डिस्कस करना है, हाँ यहाँ पर ये बोला जाता है कि भाई इसका सदिश रूप लिखिए। सदिश रूप कैसे लिखेंगे अपन? आर दूरी पर मैं बोलूँ कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा उसका सदिश रूप कैसा होगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पे सदिश रूप। इसका सदिश रूप बेटा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा, देखो सदिश रूप कैसे लिखते हैं हम? पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो पहले उसका आप मैग्नीट्यूड लिख दो, ई वेक्टर इज इक्वल टू KQ/r², और साथ में क्या लिखते हैं? दिशा। दिशा क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, तो आप लिखने का तरीका क्या होगा? देखो ये तो परिमाण आ गया, साथ में दिशा भी तो लिखनी पड़ेगी ना बच्चा। दिशा कैसे लिखेंगे? देखो दिशा लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कोई बच्चा ये बोलेगा सर मैं तो ऐसे लिखूंगा, O से P की तरफ लिख दो, O से P की तरफ। कोई बोलेगा सर R की तरफ। अरे R की डायरेक्शन ऐसे तो ले रखी, ये मूल बिंदु पर है माना कि, तो R की डायरेक्शन ये है कि नहीं है, तो आप बोलोगे R की तरफ। आप ऐसा भी लिख सकते हो शब्दों के अंदर, बट इसको मैथमेटिकल लिखना है, गणितीय रूप में लिखना है, तो हम दिशा को कैसे लिखते हैं? और दिशा को लिखने के लिए हम काम में लेते हैं एकांक सदिश। क्या बच्चा काम में लेते हैं? एकांक सदिश काम में लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे आर कैप। क्या लिखेंगे? आर कैप। आर कैप का मतलब क्या है कि यह केवल दिशा को बताने का काम कर रहा है, क्योंकि आर कैप का मतलब होता है एकांक सदिश, और एकांक सदिश की वैल्यू होती है 1, जो कि इसके परिमाण पे कोई प्रभाव नहीं डालेगी। यह सिर्फ दिशा बताएगा, और इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा? हम बोलेंगे इसकी दिशा आर की तरफ है। क्यों बोलेंगे सर मैं तो ऐसा भी लिख सकता हूं ना, ओपी और फिर कैप। हाँ लिख सकते हो आप, ओपी कैप करके भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास में मोटे तौर पे जो भी विद्युत क्षेत्र होता है बिंदु आवेश की वजह से, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी। अब यहां पर हम सीखेंगे, एक होता है विद्युत बल रेखाएं। हमारे को टॉपिक पढ़ना है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है ये वाला टॉपिक भी, कि भाई विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, तो इसके बारे में हम अच्छा बात करेंगे। अगला टॉपिक हम देखेंगे वो बेटा है विद्युत बल रेखाएं, कि भाई विद्युत बल रेखा होती क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। विद्युत बल रेखा होती है कि किसी भी स्थान पर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताना है, कि भाई वहां पे जो विद्युत क्षेत्र है वो कौन सी दिशा में है। तो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम विद्युत बल रेखाओं को काम में लेते हैं। ठीक है, अब विद्युत बल रेखा होती क्या है? विद्युत बल रेखा होती है किसी आवेश के कारण उसके चारों ओर एक बल रेखा हम बनाएंगे, जो कि एक काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखोगे। हाँ, इनका यूज क्या है? विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे आपको बनाना है कि भाई सर ये बताइए मेरे को कि प्लस की जो आवेश होगा उसकी जो विद्युत बल रेखा है वो कैसे बनेगी, या फिर सर ये मेरे को बताइए कि माइनस की आवेश है तो उसकी विद्युत बल रेखा कैसे बनेगी। तो विद्युत बल रेखा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक धन परीक्षण आवेश को लेके आते हैं। उस धन परीक्षण आवेश को जैसे मेरे को यहाँ पे बतानी है कि इस आवेश की वजह से यहाँ पे जो बल रेखा होगी वो कैसे होगी, तो यहाँ पर आपको रख दो उस धन परीक्षण आवेश को लिखा जाता है Q नोट से। यहाँ पे ला करके रख दो उसको। यहाँ पर ला करके जैसे ही रखेंगे तो ये Q क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में। इसका मतलब आप क्या कीजिए, जिस दिशा में वो गति कर रहा है वहां पर आप पेंसिल से एक लाइन बना दीजिए, और जिस दिशा में गति कर रहा है बल रेखा की दिशा भी उसी डायरेक्शन में आप बनाओगे। क्लियर है? आप यदि यानी कि यहाँ पर रखोगे तो ये जो है वो इस दिशा में गति करेगा ना, तो ये बल रेखा आ गई। आपको बताना है कि सर यहाँ पर जो इसकी बल रेखा होगी वो कैसे होगी, तो इसी धन परीक्षण आवेश को यहाँ पे रख दो, तो ये कैसे गति करेगा, नीचे की तरफ। क्यों गति करेगा? क्योंकि ये प्रतिकर्षित करेगा, धनावेश है।
तो इसकी बल रेखा ऐसे बनेगी, यहाँ पे रखोगे तो ये इधर की तरफ भागेगा, यहाँ पे रखोगे तो ये इधर की तरफ भागेगा, यहाँ पे रखोगे तो ये इधर की तरफ भागेगा, यहाँ पे रखोगे तो ये इधर की तरफ भागेगा, यहाँ पे रखोगे तो ये ऊपर की तरफ भागेगा, यहाँ पे रखोगे तो वो इधर की तरफ भागेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो धन परीक्षण आवेश है उसकी जो बल रेखा है वो बाहर की तरफ है, इसीलिए धन परीक्षण आवेश को जैसे यहाँ पर रखोगे वो उसे प्रतिकर्षित होगा और बाहर की तरफ भागेगा। तो बल रेखा की यहां से डेफिनेशन बनाई गई है कि बल रेखा की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम बोल सकते हैं कि किसी धन परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखने पर उसके द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक रखने पर उसके द्वारा जो तय किया गया काल्पनिक मार्ग होता है उसी को विद्युत बल रेखाएं या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। यहां से डेफिनेशन बनाते हैं। क्लियर है? तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा। कोई बच्चा बोलेगा कि सर माइनस की वजह से बल रेखा कैसे बनेगी, तो उसके लिए भी आपको धन परीक्षण आवेश को ही लाना है। हम यहां पर धन परीक्षण आवेश Q0 को रखते हैं, तो ये क्या करेगा, ये माइनस आवेश है ना, ये क्या करेगा, उसको आकर्षित करेगा अंदर की तरफ। ऐसे यहां पे रखेंगे तो वो ऐसे आकर्षित होगा, यहां पर रखेंगे तो वो ये ऐसे आकर्षित होगा, यहां पर रखेंगे तो ऐसे आकर्षित होगा। अरे ऐसे गति करेगा ना, यहां पर रखेंगे तो ऐसे गति करेगा ना। जिस दिशा में गति करता है आपको दिशा भी वही लिखनी है, दिशा भी वही बनानी है। यहां पे रखोगे तो वो इस तरफ भागेगा, यहां पर रखेंगे तो इस तरफ भागेगा, यहां पे रखोगे तो इस तरफ भागेगा, यहां पे रखोगे तो इस तरफ भागेगा। तो ये आगे भाई माइनस आवेश की वजह से विद्युत बल रेखा अंदर की तरफ और धन आवेश की वजह से बल रेखा बाहर की तरफ। और कैसे होती है, तो लिख सकते हैं त्रिज्यीय, क्योंकि जब एक वृत्त बना लेते हो तो ये वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं धनावेश की वजह से बल रेखा त्रिज्यीय बाहर की ओर होती है और ऋणावेश की वजह से बल रेखा त्रिज्यीय अंदर की तरफ होती है। ये हो गया एक पॉइंट, तो ये हो गया धनावेश की वजह। हाँ, ऐसा भी पूछा जा सकता है Q इज ग्रेटर देन 0, Q इज ग्रेटर देन 0 के कारण बल रेखा कैसी बनेगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं कि वो धनावेश है या मतलब ऋणावेश है, तो आपको खुद को समझना पड़ेगा। Q ग्रेटर देन 0 दे रखा है, मतलब वो धनावेश रहा होगा। यहां पर आते हैं Q लेस देन 0, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, Q लेस देन 0, तो उसकी वजह से बल रेखा इस टाइप की बनेगी। क्लियर है ना, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कभी भी दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। ये आप ध्यान में रखोगे, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। क्या कोई भी दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काट सकती है? पहला हाँ, दूसरा ना, तीसरा दे रखा हाँ और ना भी काट भी सकती है और नहीं भी काट सकती, और चौथा हमें को नहीं पतो। ऐसे भी ऑप्शन वाले होते हैं जिनको कोई पता ही नहीं होता है, तो सर हमें को नहीं पतो, ठीक है ना। तो यहां पर हम देखेंगे, तो ये ध्यान में रखोगे आप कि विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि काटे के स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्राप्त होगी, जो कि संभव नहीं है। जैसे एक बल रेखा ये, एक बल रेखा ये है, ये बल रेखा इस दिशा में, ये बल रेखा इस दिशा में, और मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे काट रही है। नेवर पॉसिबल, ऐसा संभव ही नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं काट सकती, ठीक है ना। क्योंकि देखो एक पॉइंट यहां पर मैं मिस कर गया कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो बनी हुई है उसके किसी भी बिंदु पर यदि आप स्पर्श रेखा खींचते हो, जैसे कोई बल रेखा मैंने इस तरीके से बना रखी है और मैं बोलूँ कि यहाँ पर एक बिंदु है, मैंने यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची, ये खींची स्पर्श रेखा, यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर दे रखा और यहाँ पर मैंने एक स्पर्श रेखा खींची, ये दे रखी है स्पर्श रेखा। तो किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, ये ध्यान रखोगे। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी है, ये वाली है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी है, ये जो स्पर्श रेखा की डायरेक्शन निकल के आएगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा है। क्लियर है? तो यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहां पर आते हैं, अब यहां पर कटान बिंदु की हम बात करें, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, वहां की हम बात करें यहां पर, तो यहां पर दो स्पर्श रेखा निकल के आएगी। देखना, एक तो इस वाली बल रेखा के लिए जो स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो ऐसे आएगी, और इस वाली बल रेखा के लिए स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो ऐसे आएगी। यानी कि एक स्थान पर दो विद्युत बल रेखा, मतलब इसकी जो दिशा है वो दो आ रही है एक ही स्थान पर। इसका मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ये वाला भी और ये वाला भी। अरे भाई, एक स्थान पे दो विद्युत क्षेत्र कैसे हो सकते हैं? दोनों का रिजल्ट हो सकता है, पर दोनों एक साथ में अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट खोटा हो जाएगा। क्लियर है? एक पॉइंट ये हो गया। एक पॉइंट ये कि किसी भी विद्युत बल रेखा के ऊपर खींचे गए किसी भी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा की दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगले पॉइंट पर आते हैं, ये थर्ड पॉइंट हो गया। अगले पॉइंट पर आते हैं, विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं। आगे जब चुंबक वाला पढ़ेंगे तो मैं वहां पे बताऊंगा चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो बंद लूप क्यों बनाती हैं, वो उस चैप्टर के अंदर मैं बताऊंगा, ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा तब। इसी के अंदर हम बात करेंगे विद्युत बल रेखाओं की बात करें। विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं। बंद लूप का मतलब क्या होता है बच्चा, पहले आपको यह समझ में आना चाहिए। बंद लूप का मतलब होता है कि बल रेखा जहां से स्टार्ट हो रही है वापस से वही खत्म होनी चाहिए।
जैसे मैं कह रहा हूं कि यहां से बल रेखा प्लस की वजह से बाहर निकल रही, तो ये घूम फिर के वापस से इसके अंदर आनी चाहिए, तो बंद लूप बन जाएगा, अन्यथा बंद लूप बनेगा नहीं। क्या ऐसा संभव है कि बल रेखा एक बार धनावेश से निकली वापस इसके अंदर प्रवेश कर सकती है? ना बाबा ना, कभी नहीं हो सकता ऐसा, खोटा हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, माइनस क्यू आवेश, कोई बोलेगा सर माइनस क्यू में होता है ना ऐसा, तो भाई साहब माइनस क्यू में तो प्रवेश करती है ना अंदर, बाहर तो निकलती नहीं है, ठीक है ना, इसके अंदर प्रवेश ही करेगी। हाँ, ऐसा होता कि यहां से प्रवेश करी वापस बाहर निकल के घूम फिर के वापस प्रवेश करी, तो ऐसा हो सकता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता बच्चा, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखोगे, बंद लूप नहीं बनाती है, बंद लूप नहीं बनाती है। 5वां पॉइंट, विद्युत बल रेखा एकाएक कभी भी नहीं टूटती है, ये ध्यान रखोगे, अचानक से कभी नहीं टूटेगी। टूटने का मतलब ये हो गया कि आपका मतलब वहां पे विद्युत क्षेत्र जीरो आ गया, एकदम से जीरो थोड़ी ना आ सकता भाई, क्लियर है ना, ये आप ध्यान में रखोगे। हाँ, एकदम जैसे मैं कह रहा हूं विद्युत बल रेखा यहाँ पर है ही नहीं, बीच में से गायब कर दी और आपने यहां से यहां पर बल रेखा बना दी, बीच में आपने कैसे विद्युत बल रेखा को गायब कर सकते हो? ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपने धन परीक्षण आवेश को यहाँ पे रखा, यहाँ पे यहाँ पे कूद के चला गया, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है भाई, जम थोड़ी ना कर सकता है, ठीक है ना, यानी कि सतत रूप से ऐसे सतत होगी, ये ध्यान में रखोगे आप, क्लियर है। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा वो ये है कि विद्युत बल रेखा का घनत्व जहां पर ज्यादा होगा वहां पे विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, जहां पर विद्युत बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा होगा वहां पे विद्युत क्षेत्र भी ज्यादा होगा, जहां पे विद्युत बल रेखाओं का घनत्व कम होगा वहां पे विद्युत क्षेत्र भी कम होगा। विद्युत बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा होने का मतलब विद्युत बल रेखा बहुत पास पास में है, विद्युत बल रेखाओं का घनत्व कम होने का मतलब ये है कि विद्युत बल रेखाएं दूर दूर है, ठीक है। जैसे ये देखो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को, जैसे मैंने इस तरीके से बना रखा है, आप समझना इस बात को, ठीक है। और यहां पर आपको एक पॉइंट दे रखा है ए, यहां पर आपको एक पॉइंट दे रखा है बी, और एक पॉइंट आपको यहां पे दे रखा है सी। अब तीनों पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना, यहां पर बल रेखा क्या बहुत पास पास में देखो, और यहां पे बल रेखाओं के बीच में थोड़ा गैप बढ़ गया, और यहां पे तो सबसे ज्यादा गैप है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर बल रेखाओं का घनत्व कम है और यहां पे बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा है। घनत्व ज्यादा होने का मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा है और यहां पर विद्युत क्षेत्र कम है। आपसे पूछा था कि तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, तीनों के बीच में विद्युत क्षेत्र है ई ए, ई बी और ई सी है, तो तीनों के बीच में संबंध क्या होगा, ऑप्शन वाले में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन जैसे आपको ऐसे दे दिए कि बताइए तीनों के बीच में संबंध क्या होगा, ई ए लेस देन ई बी लेस देन ई सी, दूसरा ऑप्शन ई बी इज ग्रेटर देन ई सी इज ग्रेटर देन ई ए, थर्ड ऑप्शन दे दिया ई ए इज ग्रेटर देन ई बी इज ग्रेटर देन और ई सी, और चौथा ऑप्शन हमें कौन पतो, हमें कौन पतो। बताइए भाई बच्चों क्या होगा इसके अंदर, बताओ। अरे ये तो गली गली में बच्चा कर रहा है, ये तो हलवा टाइप का सवाल है। देखो देखते ही टिक करना है आपको, यहां पर बल रेखा पास में मतलब घनत्व ज्यादा है, मतलब यहाँ का विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा और यहाँ पर सबसे कम होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से सवाल बनते हैं विद्युत बल रेखाओं से संबंधित। इसी प्रकार से आप ध्यान रखोगे कि विद्युत बल रेखा होती है वो लंबाई के लंबवत सिकुड़ने का प्रयास करती है और लंबाई के लंबवत है वो फैलने का प्रयास करती है। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया, दोनों आपको आवेश दे दिए प्लस क्यू है और एक दूसरा आवेश मैंने आपको प्लस क्यू दे दिया, तो इन दोनों की वजह से दोनों को पास पास में रखा गया है। बताइए इनकी वजह से बल रेखा कैसे बनेगी, आप बताओ। अरे इसकी बल रेखा ऐसे बाहर की तरफ आएगी और इसकी भी बल रेखा बाहर की तरफ आएगी, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगी। अब देखो ये यहां तक नहीं आ सकती और ये भी यहां तक नहीं आ सकती, यदि ये यहां पर आ जाए और ये वाली भी यहां पर आ जाएगी तो यहां पर दोनों एक दूसरे को काट देगी, और यदि काटेगी तो ऐसा संभव नहीं। अभी हमने पॉइंट पढ़ा यहां पर, अरे ऐसा हो सकता है क्या बच्चा, नहीं हो सकता ऐसा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये दोनों क्या करती है, एक दूसरे को रिपेल करती है, फैलाने का प्रयास करती है, यानी कि ये बल रेखा यहां से मुड़ जाती है और ये काटेगी नहीं और ऐसे फैल जाती है ऐसे, और ये बल रेखा यदि यहां से निकल रही है तो ऐसे फैल जाएगी, ये इस तरीके से फैल जाएगी, इस तरीके से फैल जाती है बच्चा, ये कभी भी नहीं काटेगी एक दूसरे को, ये ध्यान में रखोगे। यानी कि ये क्या कर रही है, लंबाई के लंबवत दिशा में, लंबाई का मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत दिशा में क्या कर रही है, फैलने का प्रयास कर रही है। क्लियर है, समझ में आया होगा, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो प्लस प्लस होगा तो दोनों बल रेखा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी और फैल जाएगी। यदि माइनस होता, यहां पर भी माइनस होता तो भी वे दोनों एक दूसरे को फैलाती। क्लियर है, बट उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अरे प्लस की वजह से डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, लेकिन माइनस दोनों ले लेते तो यही बल रेखा की दिशा क्या होती फैलती, लेकिन वो दिशा क्या हो जाती, अंदर की तरफ हो जाती। क्लियर है, ठीक है। अब यदि यहां पर दोनों आवेश, कोई बोलेगा बच्चा
कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि सर मेरे को तो ये बल रेखा बताइए कि एक प्लस दे रखा और एक माइनस दे रखा है, तो बल रेखा कैसे बनेगी। चलो इसको भी कर लेते हैं अपन। ये प्लस क्यू आवेश दे दिया आपको यहाँ पर और एक यहाँ पर आपको माइनस क्यू आवेश दे दिया। अब क्या होगा, बल रेखा प्लस से निकलेगी और अब माइनस की क्या होती है, बल रेखा अंदर प्रवेश करती है, यानी कि ये बल रेखा यहां से निकल के इसमें प्रवेश कर जाएगी। ये बल रेखा यहां पर क्या करेगी, ये माइनस क्यू वाली बल रेखा है प्लस क्यू की बल रेखा को अपनी तरफ खींचेगी, आकर्षित करेगी ना, तो बल रेखा को मोड़ देगी और ये बल रेखा है वो ऐसे बन जाएगी, ये बल रेखा है वो ऐसे बन जाएगी, ये बल रेखा इस तरीके से बन जाएगी, इस तरीके से बल रेखाएं बन जाती है। यदि आपको अलग अलग प्रकृति के दो आवेश दे रखे हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो बल रेखा है वो इस तरीके की बनेगी, यानी कि लंबाई के अनुदिश इस दिशा में क्या कर रही है, सिकुड़ रही है, फैल नहीं रही है। यहां पर क्या हो रही है, लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने का प्रयास कर रही है। ध्यान रखोगे दोनों आवेश समान है, दोनों की प्रकृति समान है, तो बल रेखा होती है वो फैल जाती है। दोनों की प्रकृति अलग अलग है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों की बल रेखा एक दूसरे को आकर्षित करती है और इस तरीके से सिकुड़ जाती है। ये पॉइंट भी आप दिमाग में ध्यान में रखोगे। तो ये सारे जितने भी पॉइंट हमारे बल रेखा से संबंधित बनते हैं, ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब यदि आपको समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करना है, कि किसी स्थान पे पूछा गया है कि समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए, तो समरूप विद्युत क्षेत्र को जो प्रदर्शित किया जाता है वो समांतर लाइनों के द्वारा किया जाता है। समांतर लाइनें बनाएंगे हम, पैरेलल और बराबर गैप पर बनाएंगे। जैसे ऐसा कहीं पे बना हुआ है तो समझ जाना वो एक समरूप विद्युत क्षेत्र है। समरूप का मतलब सभी जगह पर सेम, देखो गैप बराबर है और समांतर है। यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, सभी जगह पर विद्युत क्षेत्र एक जैसा होगा। ये हो गया समरूप विद्युत क्षेत्र। क्लियर है। हाँ, इसके अंदर अब यहाँ पर दो पॉइंट और आप ध्यान में रख सकते हो कि यदि मैं यहाँ पर आवेश किसी क्यू आवेश को रख लेता हूं, इस समरूप विद्युत क्षेत्र में मैंने किसी आवेश क्यू को रखा हुआ है। क्लियर है। यहां पर मैंने किसी आवेश क्यू को रखा गया है, तो बताइए इसके ऊपर लगने वाला बल क्या होगा। अब यहां पर दो पॉइंट हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कि यदि आप यहां पर धनावेश रखते हो, मान लेते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र कितना है, ई है। कितना है बच्चा, ई है। तो यहां पर धनावेश होगा तो सीधी सी बात है कि बल कितना लगेगा, वो लगता है F बराबर QE, F बराबर QE, F बराबर QE, F बराबर QE। ये याद रखोगे आप। फोर्स तो आएगा F बराबर QE। अब धनावेश पर भी यही आएगा F बराबर QE और ऋणावेश पर भी यही आएगा F बराबर QE। यदि मैं कहता हूं कि यहां पर मैंने माइनस क्यू आवेश रखा गया है इस विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो इसके ऊपर भी फोर्स कितना आएगा, तो फोर्स तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, F बराबर QE, क्योंकि हम परिमाण ज्ञात कर रहे हैं। इसका परिमाण कितना है, Q, तो लिखेंगे Q। विद्युत क्षेत्र कितना है, E। अरे अभी हमने पढ़ा था ना वो फॉर्मूला, E बराबर है बटा Q नॉट से, तो वहां से लिखा है मैंने F बराबर QE। क्लियर है। ठीक है। इसका भी परिमाण कितना है, Q है, तो इसके ऊपर भी फोर्स क्या आएगा, Q। यहाँ का विद्युत क्षेत्र कितना है, E, तो यहाँ पर कितना आएगा, E आएगा। तो यानी कि यहाँ पर भी जो फोर्स निकल के आएगा वो दोनों ही केस में F बराबर QE निकल के आएगा। ये परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। क्लियर है। अब बात आती है कि सर ये माइनस भी तो है इसके अंदर। अरे माइनस और प्लस क्या करते हैं, सदिश राशियों के अंदर दिशा बताने का काम करते हैं। यदि धनावेश होगा तो इसके ऊपर लगने वाला बल तो F बराबर QE होगा, लेकिन ये जो प्लस क्या बता रहा है कि इसके ऊपर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। क्लियर है। और ये का ये आवेश का परिमाण कितना है, ये भी Q ही है और विद्युत क्षेत्र भी E है, इसके ऊपर भी फोर्स तो Q ही आएगा। तो सर ये माइनस, अरे माइनस इसकी दिशा बताने का कार्य करेगा। माइनस का मतलब ये होता है कि इस ऋणावेश पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। बस दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। क्लियर है। तो आई होप यहाँ पर आपको एकदम से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं अगला, इसके कुछ एक सवाल भी देखेंगे हम कि सवाल कैसे बन सकते हैं इसके अंदर, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। यहाँ पर एक सवाल देख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र से संबंधित कौन कौन से सवाल बन सकते हैं आपके। अब यहाँ पर हम देखेंगे इससे संबंधित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित कौन कौन से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ये सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए आपको एक सवाल दे रखा है, मैंने बोला कि आपको तीन आवेश दे रखे हैं। यहाँ पर आवेश दे रखा है Q और यहाँ पर भी आवेश दे रखा है आपको Q और यहाँ पर भी आपको आवेश दे रखा है Q। ठीक है। एक त्रिभुज बना हुआ है, समबाहु त्रिभुज बना हुआ है और आपसे बोला जाता है समबाहु त्रिभुज की आपको भुजा दे रखी है A और आपसे बोला जाता है कि किसी एक स्थान पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। जैसे आपको ये पॉइंट पूछ लिया कि इसके सेंटर पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। यहाँ फिर आपको दे रखा है एक वर्ग दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चा, वर्ग दे रखा है
और यहाँ पर भी आवेश दे रखा है Q, यहाँ पर भी दे रखा है Q, यहाँ पर भी दे रखा है Q, यहाँ पर भी दे रखा है Q, और पूछा गया कि सेंटर पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा। या फिर आपको समपंचभुज दे रखा है, ठीक है ना, समपंचभुज दे रखा है और इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर पे पूछा गया है कि यहाँ पर सभी जगह पे Q आवेश रखा गया है, बताओ सेंटर पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं पे भी आपको सममिति दिखती है, क्या दिखती है, सममिति दिखती है, और इसके केंद्र पर पूछा जाता है केंद्र के सापेक्ष यदि चार, सममिति का मतलब क्या होता है कि यदि केंद्र के सापेक्ष यदि हम सभी आवेशों को देखें तो वो बराबर दूरी पर होने चाहिए और सभी का परिमाण है वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे देखो ये वाला आवेश, अब इधर वाली दूरी, इधर वाली दूरी और इधर वाली दूरी, अरे एक जैसी होगी कि नहीं। ये वाला आवेश, ये वाला आवेश और ये वाला आवेश एक जैसे है कि नहीं, मतलब इस केंद्र के सापेक्ष इन तीनों की क्या है, सममिति है। इसका मतलब सेंटर पे सीधा कौन सा ध्यान में रखो कि विद्युत क्षेत्र है वो 0 होगा। यहाँ पर आते हैं, इस केंद्र के सापेक्ष चारों आवेशों की सममिति है या नहीं है, बोल हाँ या ना। अरे है कि नहीं है ना, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसा कैसा छठभुज दे रखा है तो भी विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, 0 आएगा। ये आप ध्यान में रखोगे। एक तो ये टाइप के सवाल हो गए। या फिर आपसे पूछा जा सकता है, एक सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि दो आवेश है हमारे पास में, एक आवेश यहाँ पर दे दिया आपको 4 कूलाम और एक आवेश यहाँ पर दे दिया आपको 9 कूलाम दे दिया, और बोला गया है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। कितनी है बच्चा, 20 सेंटीमीटर है। तो बताइए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा से, सवाल को ध्यान से सुनना, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 होगी। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी भी बिंदु पर 0 हो सकती है, वो पॉइंट आपको फाइंड करना है। दोनों के टोटल डिस्टेंस दे रखी है 20। तो ऐसा सवाल आपको करने का तरीका एक ही होता है कि हमारे को जब डिस्टेंस पता नहीं होती है तो हम लाला क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, वहाँ पे बोल बाबू, अरे वहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ से x दूरी पर एक पॉइंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, यहाँ से हम x दूरी पर एक पॉइंट, और मैंने मान लिया कि वो पॉइंट ये है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना है, 0 है। तो ये वाली दूरी यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी, अरे टोटल दूरी 20 है तो ये दूरी x है, तो ये दूरी कितनी निकल के आ जाएगी, 20 - x निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, 20 - x। अब यहाँ पर आप विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र देखो, इस वाले पॉइंट पर इसका भी विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा, इसका भी विद्युत क्षेत्र यहाँ पर निकल के आएगा, और दोनों का विद्युत क्षेत्र यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो दोनों की दिशा जो आएगी वो अलग अलग निकल के आएगी। दिशा बताने का तरीका मैंने सिंपल सा बता रखा है कि दोनों बिंदुओं को आप मिलाओ। इस बिंदु, इसकी वजह से यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाओ एक लाइन से। इस लाइन की अनुदिशी दिशा निकल के आएगी। धनावेश होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ आएगी, और ऋणावेश होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ आएगी। यहाँ पर क्या दे रखा है, प्लस आवेश, तो प्लस आवेश की वजह से, इस आवेश की वजह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आएगा वो इस दिशा में निकल के आएगा, और इसको हम बोलेंगे E1। इसी प्रकार से इस आवेश की वजह से जब यहाँ पर निकालेंगे तो दोनों को मिलाओ तो ये रेखा निकल के आएगी, और इसी रेखा पर इसकी वजह से निकालना है। और ये कैसा आवेश है, प्लस आवेश है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा 2 हो सकती है, या तो इस आवेश के अंदर की तरफ या फिर इस आवेश से बाहर की तरफ। तो दिशा ये निकल के आ जाएगी E2। अरे आया कि नहीं, बोल हाँ या ना, आया ना। यानी कि यहाँ पर 2 विद्युत क्षेत्र निकल के आएंगे, E1 और E2। यदि मैं ऐसा कहता हूं कि दोनों की वैल्यू यदि बराबर हो जाए तो नेट विद्युत क्षेत्र 0 आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा ना। दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, बस दैट सिंपल, यहां से सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो E1 और E2 का माना बराबर कर दो, तो E1 बराबर क्या होगा, E2 होगा। E1 का मतलब होता है इसकी वजह से यहाँ विद्युत क्षेत्र, उसको क्या लिखेंगे, अरे बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R², KQ/R²। तो लिखेंगे KQ/R² इज इक्वल टू, इसका भी क्या लिखेंगे, ये आवेश मान लेता हूँ Q1 है, तो ये दूरी R1 का R1 लिखेंगे KQ2/R2 का स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूले को काम में लेना है, K से K कैंसिल हो जाएगा। Q1 का मतलब ये वाला आवेश कितना दे रखा है, 4। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, हमने मानी है, किसने मानी है, हमने मानी है, 4/x²। Q2 कितना दे रखा है, 9 कूलाम दे रखा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, 20 - x, तो 20 - x का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। वज्र गुणा करो, वज्र गुणा करेंगे तो 4 × 20 - x का होल स्क्वायर आ जाएगा।
इधर क्या आ जाएगा 9x² आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए क्या लेते हैं बच्चा, वर्गमूल लेते हैं। तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 2, इसका वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा तो 20 - x आ जाएगा। इसका वर्गमूल लेंगे 9 का तो 3 आएगा, x² का वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा तो 3x आ जाएगा। यहाँ से 2 का गुणा 20 से करो 40 आएगा, 2 का गुणा इससे करो -2x आएगा = 3x हो जाएगा। 2x को भेज दो इधर तो कितना हो जाएगा 5x, और इसको भेजो 5x और ये कितना बचा रहेगा 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो बचा आएगा 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ऑप्शन के अंदर देखना कौन सा ऑप्शन दे रखा है, वो लिखा हो सकता है पहला ऑप्शन 4 कूलम आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 4 कूलम आवेश से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 9 कूलम से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 9 कूलम से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो बी और सी दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। डिस्टेंस यहाँ से मापेंगे तो 12 आ जाएगी और यहाँ से मापेंगे तो 8 आ जाएगी। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर और कौन सा बन सकता है जो विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, वो बन सकता है इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने वाला या फिर प्रोटॉन को संतुलित करने वाला। सवाल पूछा गया है कि किसी आवेश Q को हमने हवा में रखा हुआ है, हवा में एक बूंद है या एक इलेक्ट्रॉन है जो हवा में लटक रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, हवा में अदर लटक रहा है, प्रोटॉन है वो अदर लटक रहा है। आवेशित कण की ही हम ऐसी बात कर सकते हैं, अनावेशित कण की ऐसी बात नहीं कर सकते, हम हवा में नहीं लटका सकते। ठीक है ना, तो या तो वो प्रोटॉन होगा या फिर न्यूट्रॉन होगा या फिर अल्फा कण होगा या फिर इलेक्ट्रॉन होगा जो कि हवा में अदर लटक रहा है। बताइए वहां पर आपने विद्युत क्षेत्र कितना लगाया होगा, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा बच्चा तभी संभव है जैसे मैं बात करूं प्रोटॉन पे बच्चा कैसा आवेश होता है, प्लस आवेश, ये बात तो पता है ना आपको। ठीक है, अब प्रोटॉन का मास होगा, भार होगा तो उसकी वजह से जैसे मैं प्रोटॉन को छोड़ूंगा तो प्रोटॉन नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, टपाक, अरे जाएगा ना भाई नीचे, कैसे जाएगा, टपाक। ठीक है ना बच्चा, प्रोटॉन नीचे जाएगा, क्यों जाएगा, भार की वजह से नीचे जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि ये हवा में लटक रहा है, हवा में ये बच्चा तभी लटक सकता है जब नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है, जैसे मैं कह रहा हूं कि नीचे की तरफ उसके ऊपर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, यदि मैं एक ऐसा फोर्स ऊपर की तरफ भी लगा दूं 5 न्यूटन का, बताओ अच्छा कितना नेट फोर्स आएगा, 0, और वो हवा में अदर लटकता रहेगा। अब 0 कैसे बनाए हम, तो यहां तो ये आवेश है, क्या है ये बच्चा, आवेश है, और आवेश के ऊपर आप विपरीत दिशा में देखो प्लस आवेश है, प्लस आवेश पर यदि मैं विद्युत क्षेत्र लगा दूं, अरे अभी पढ़ा था F = QE, समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश Q को रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है F = QE, लगता है कि नहीं लगता है। तो यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा, मैं विद्युत क्षेत्र नीचे से ऊपर की तरफ लगा दूं तो धनावेश पर पता है कि जो विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगता है वो F = QE लगता है और वो ऊपर की तरफ लगता है। अरे लगता है कि नहीं, जैसे इसी प्रोटॉन पे मैं ऐसे विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ लगा दूं तो देखो इसके ऊपर कितना विद्युत क्षेत्र है E, इसके ऊपर आवेश कितना है Q, तो ऊपर की तरफ फोर्स क्या लगेगा, अभी पढ़ा हमने F = QE लगेगा, और धनावेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, कौन सा, QE, और नीचे की तरफ कौन सा लगता है, mg। अरे लाला, देखो यदि दोनों फोर्स बराबर हो जाए, नीचे वाला और ऊपर वाला, तो क्या मजे आ जाए ना। तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, नेट 0 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे QE = mg लिखेंगे। क्लियर है, तो आपसे E पूछा जा सकता है, तो E यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र आपको यहाँ पर कितना लगाना पड़ेगा, तो फॉर्मूला बनेगा mg/Q, और m पता होता है प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन का मास रखेंगे यहाँ पे, प्रोटॉन होगा तो प्रोटॉन का कितना होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, जी कितना होता है 10, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसको सॉल्व कर दो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाएगी। तो बच्चा इस टाइप के यहाँ पे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, और जितनी सारी संभावना होती है वो सारी संभावना मैंने आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके सारी डिस्कस कर दी है, और इससे आई होप इससे बाहर आपका कोई सवाल नहीं जाने वाला है। तो बच्चा आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ में इसको जरूर शेयर करें, और आप यदि चैनल पर पहली बार है, आपने अभी तक यदि सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे को क्या मोटिवेशन मिलता है और भी आपके लिए मैं अच्छे से मेहनत कर सकता हूँ और भी अच्छे से वीडियो लेके आ सकता हूँ आपके लिए। तो आपका ये दायित्व होगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो बच्चा आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।